नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग इतिहास के क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाल वंश। पाल डायनेस्टी एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी है जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। हमने इतिहास में पिछला वीडियो पढ़ा था वर्धन वंश। वर्धन वंश में हमने देखा था कि किस तरह से हर्षवर्धन ने भारत को एक करके शासन करने का प्रयास किया। इस क्रम में उन्होंने दो युद्ध किए, महत्वपूर्ण दो युद्ध। एक तो गौड़ शासक शासंक जो बंगाल में शासन कर रहा था उसको उन्होंने पराजित किया, और एक उन्होंने दक्षिण भारत में जब बढ़ने की कोशिश करी तो पुलकेशी द्वितीय के साथ उनका युद्ध हुआ। ये सारी कहानी आपको पिछले वीडियो में दे दी गई है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो आपने वो नहीं देखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले और उस वीडियो को देख ले, ताकि वर्धन वंश है ना, वर्धन वंश को देख ले, फिर आप पाल वंश को देखें। आज का जो वीडियो रहेगा वो पाल वंश पे रहेगा, है ना, पाल डायनेस्टी पे ये पूरा वीडियो रहेगा। कुछ हो सकता है आपने पढ़ा होगा तो देख ले क्या पढ़ा है आपने, कहां तक पढ़ा है और क्या सही है क्या गलत है। पाल वंश से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शासंक को मारा था। एक गौड़ शासक था जिसका नाम था शासंक। शासंक कहाँ का ये था? ये बंगाल का था, ठीक है। बंगाल का शासक था शासंक, जिसको हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ये बंगाल में शासन कर रहा था। जैसे ही शासंक की मृत्यु होती है बंगाल में फैल जाती है अराजकता। अब किसी क्षेत्र का राजा ही मर जाए तो उस क्षेत्र में क्या आ जाएगी? राजनीतिक अव्यवस्था आ जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, है ना। लोग इधर उधर होने लगेंगे, समाज इधर उधर होने लगेगा, प्रशासन क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। तो ऐसी अराजकता फैल गई। वहाँ के कुछ समाज के गिने चुने लोगों ने देखा कि ऐसी व्यवस्था चल नहीं पाएगी। उन्होंने क्या किया, जल्दी से गोपाल को, पाल वंश या गोपाल को उन्होंने अपना राजा नियुक्त कर लिया, है ना। वहां के लोगों ने, कहाँ के? बंगाल के लोगों ने गोपाल को अपना राजा नियुक्त कर दिया, ताकि लोग जो अब इधर उधर हो रहे थे, जो प्रशासन ढीला पड़ रहा था, राजा के गद्दी पर बैठ जाने के बाद, चाहे राजा कोई भी बैठा हो, गद्दी पर जैसे बैठाता है फिर लोगों में क्या आ जाती है? एक अनुशासन आ जाती है, एक डिसिप्लिन आ जाता है। वही हुआ। अब कहानी समझे। मैंने बताया कि पाल वंश की स्थापना का क्या कारण है? पाल वंश की स्थापना का कारण है जो बंगाल में अराजकता फैल गई थी शासंक की मृत्यु के पश्चात, तो वहां के लोगों ने गोपाल को पाल वंश या गोपाल को अपना राजा चुना। गोपाल ने क्या किया, अपने नाम के आगे उनका पाल लगा हुआ है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कर दी। अब गद्दी पर बैठा तो अपना वंश चलाएगा, तो अपने नाम से उन्होंने चला लिया, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? यहाँ से गोपाल। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश ने भारत पर लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। किसने? पाल वंश के शासकों ने। केवल गोपाल ने नहीं, है ना, पूरे जितने भी पाल शासक हैं उन्होंने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। आपको पाल वंश में मुख्य 5 राजा को पढ़ना है, 5 शासक को पढ़ना है। मैं पांचों शासक को पहले बता दे रहा हूं। पहला है गोपाल, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना करी है। इनका एरा चलेगा 750 से 770 एडी। फिर आएंगे महाराज धर्मपाल। धर्मपाल ने शासन करा 770 से 810 एडी। फिर आएंगे धर्मपाल के पुत्र होंगे कौन? देवपाल। देवपाल शासन करेंगे 810 से 850 एडी, है ना। मैंने बताया पाल वंश में आपको कितने राजा पढ़ना है? पाल वंश में आपको मुख्य 5 शासक के बारे में पढ़ना, जहां से प्रश्न बनते हैं, है ना। इनके बाद भी बहुत सारे हुए लेकिन उनको नहीं पढ़ना। पाल वंश ने शासन कितने समय तक किया भारत में? 8वीं शताब्दी से उन्होंने शुरू किया और 12वीं शताब्दी तक उन्होंने शासन किया, ठीक है। पाल वंश में किनको किनको पढ़ना है? तो पहले गोपाल को पढ़ना है, जिन्होंने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया भारत पर, भारत के बंगाल क्षेत्र पर।
धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आया देवपाल जिसने 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है महाराज महिपाल, या इसको कहीं कहीं महिपाल प्रथम भी लिखते हैं। ये शासन करता है इसके बाद, किसके बाद? देवपाल के बाद आता है महिपाल, जो शासन करता है 978 से 1028 ईस्वी तक लगभग। अब ये बोलिएगा बीच में गैप क्यों हो गया, 850 के बाद हमने क्यों नहीं लिखा? बीच में और भी कोई राजा थे लेकिन जिनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अब क्या करेंगे, पूरे वंश को नहीं पढ़ने जाएंगे ना, हमको वंश पढ़ के क्या करना है, हमको पाल वंश की स्थापना तो नहीं करनी है, पाल वंश पे कोई किताब तो नहीं लिखना। जो प्रश्न बनेंगे हमें केवल उन्हें सॉल्व करना है ना, तो प्रश्न इन्हीं सबसे बनेंगे। और अंतिम जो था बेचारा, ये एक शब्द है ऐसे बोलते रहता हूँ, और रामपाल, है ना, अंतिम यही थे। 4 हो गया, एक अंतिम थे रामपाल, जिन्होंने शासन किया भारत पर बंगाल क्षेत्र में 1075 से लगभग 1120 ईस्वी तक, 1075 से 1120 एडी तक। तो आप देखिए 750 से कारवां शुरू हुआ, यानी 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ और लगभग 12वीं शताब्दी तक शासन चला किसका, पाल वंश का। पाल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक यही थे। इसके बाद 30 वर्ष तक और भी कुछ लोग गद्दी पर बैठे जो पाल वंश से रिलेटेड थे, लेकिन उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करिएगा क्या, पाल वंश हेडलाइन दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया पाल वंश के शासकों ने। ठीक है, पाल वंश में मुख्य 5 राजाओं के बारे में पढ़ना, जिनका ब्यौरा आप लिख सकते हैं, है ना। पहले गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर महिपाल और फिर रामपाल। इसके बाद हम चलते हैं एक एक करके। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, बातें समझ में आ जाएगी आपकी। देखिए पाल वंश की मैंने बता दिया यहाँ तक शासन हुआ 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। इसकी सीमा देख लीजिए कि पाल वंश की सीमा कहाँ तक थी। पाल वंश की जो सीमा थी वो बंगाल की खाड़ी से लेकर के, यही है, मान लेते हैं ये भारत है हमारा, इतना लंबा नहीं है, है ना। बंगाल की खाड़ी से लेकर के, क्योंकि पाल वंश की स्थापना ही बंगाल में हुई थी, तो बंगाल की खाड़ी से लेकर के दिल्ली तक और पंजाब के पास जालंधर नामक जगह है, जालंधर से लेकर के विंध्य पर्वत तक उन्होंने शासन किया। यानी आप लिख सकते हैं सीमा इसकी कहां से कहां तक हो जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी से दिल्ली तक, है ना, ये पूर्व पश्चिम वाली सीमा हो जाएगी। और फिर जालंधर या पंजाब, जालंधर से कहां तक, विंध्य पर्वत तक, ये नॉर्थ और साउथ की सीमा हो जाएगी, विंध्य पर्वत तक। ये आप नोट कर सकते हैं। मैंने बता दिया पाल वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई। इसके शासक ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत पर शासन किया, भारत के बंगाल क्षेत्र पर लगभग शासन किया। पाल वंश की स्थापना क्यों हुई ये कहानी हमने बता दी, क्योंकि गौड़ शासक शासक की जैसे मृत्यु हुई, बंगाल में फैल गए अराजकता। अराजकता से बचाने के लिए कुछ लोगों ने गोपाल को राजा नियुक्त कर लिया और गोपाल ने अपने नाम से अपने वंश की स्थापना कर ली। इसकी सीमा कहां तक थी, बंगाल की खाड़ी से दिल्ली तक और जालंधर विंध्य पर्वत तक, जालंधर से लेके विंध्य पर्वत तक। ये पूरी स्टोरी हो गई। चलिए अब आते हैं हम गोपाल पे, है ना। टॉपिक को आप समझते रहिए, है ना, बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के बैठिए ताकि आप चीजों को नोट करते चलेंगे। पाल वंश के संस्थापक हो गए गोपाल, जिन्होंने शासन किया 750 से 770 एडी तक। अब गोपाल से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, पाल वंश के संस्थापक कौन है भाई, गोपाल। गोपाल ने क्या किया, चूंकि गोपाल बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना। इनका धर्म अगर पूछ लिया जाए तो ये थे भाई बौद्ध धर्म के अनुयायी। याद रखिएगा आप लोग कि गोपाल जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने औदंतपुरी बिहार, ये प्रश्न बनेंगे, औदंतपुरी बिहार नामक एक बौद्ध मठ, ये कैसा था, ये क्या था, तो एक बौद्ध मठ था, इसकी स्थापना करी। मैंने बताया पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल है। वो जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म के अनुयायी के साथ इन्होंने औदंतपुरी नामक मठ की स्थापना करी थी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। और बौद्ध धर्म में जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनका नाम क्या होता है, विहार।
और बिहार से ही हमारा नाम भारत का बिहार राज्य का नाम पड़ गया बिहार। ये कहानी हम बीच में आपको समझा देंगे क्यों पड़ा। औदंतपुरी बिहार की स्थापना करी। औदंतपुरी बिहार क्या था? एक बौद्ध मठ था। समझ ही ले यहीं पे होता क्या था, आपको पता है कि बौद्ध धर्म का पूरा स्थल कहाँ भरा पड़ा है, बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ हुई, बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल कहाँ, लगभग बिहार और यूपी में है। तो बिहार में लोग क्या थे, पहले बौद्ध मठ के पास आकर के बैठते थे, जहाँ पे बौद्ध स्थल था ना, वहाँ पे आकर के वो लोग रहते थे। 3-4 दिन 5 दिन जब रहते थे तो वो लोग क्या करते थे, अपना कुटिया बना लेते थे, जैसे तंबू बनाता है ना लोग। तो वो उनका नाम था विहार। विहार नहीं, विहार। जिस मठ में वो लोग रहते थे, जिस घर में वो लोग रहते थे, उनका नाम था बिहार। तो धीरे धीरे अब जैसे मान लीजिए आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, कहाँ है, तो हम बिहार में हैं, हम बिहार में हैं, बिहार में सोए हैं, बिहार में बैठे हैं। बिहार का मतलब उनका था क्या? घर। लेकिन धीरे धीरे इसी बिहार से हमारा राज्य का नाम पड़ गया क्या? बिहार। हम कहाँ हैं? बिहार में। हमारा राज्य क्या है? बिहार। ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो देख लीजिए, औदंतपुरी बिहार में बौद्ध मठ की इन्होंने स्थापना करी, किन्होंने? गोपाल ने। और गोपाल की मृत्यु हो जाती है 770 एडी में। गोपाल के बाद राजा बनता है उसका बेटा था धर्मपाल। ठीक है, यहां से प्रश्न बाहर नहीं बनेंगे, है ना, आप ध्यान से आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल के बाद गोपाल का बेटा जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठता है, धर्मपाल। ये शासन करता है 770 से 810 ईस्वी तक। ठीक है, धर्मपाल ने क्या किया, सबसे पहले ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी बौद्ध धर्म को ही मानता था, है ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लिखते चलेंगे साथ साथ। इन्होंने ही कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पहले युद्ध की शुरुआत करी थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हुआ। किसके किसके बीच में? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने करी थी? इसी पाल वंश के शासक ने, धर्मपाल ने करी थी। तो धर्मपाल ने ही कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया। यहां से आप चीजों को याद कर पाइएगा कि संघर्ष शुरू करने वाला आक्रमण कौन किया? सबसे पहले धर्मपाल ने किया। उसके बाद फिर तीनों शासक आपस में भिड़ जाते हैं, तीनों वंश। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना। अब ये कहाँ है? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारे भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है? बिहार। इसकी स्थापना करने वाला कौन था? धर्मपाल ने ही। बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था बेचारा ये। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करने वाला धर्मपाल ही था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना करी। साथ में इन्होंने सोमपुर बिहार, सोनपुर नहीं, मौ है, मौ, सोमपुर बिहार की स्थापना करी, जो वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में अभी है वर्तमान में ये जगह। ये क्या था? ये भी एक बौद्ध मठ था। क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए इन्होंने एक बौद्ध मठ की स्थापना करी थी, जिसका नाम था सोमपुर बिहार। मेरा सवाल है, औदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने करी? तो पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल ने औदंतपुरी बिहार की स्थापना करी। लेकिन सोमपुर बिहार की स्थापना किसने करी? तो धर्मपाल ने करी, जो बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ तक आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होगी। हमने दो शासक को पढ़ा। हमने पढ़ा पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बारे में, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उन्होंने औदंतपुरी महाविहार की स्थापना करी। लेकिन धर्मपाल ने सोमपुर बिहार की स्थापना करी, जो बांग्लादेश में अभी वर्तमान में स्थित है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष की शुरुआत किसने करी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? धर्मपाल ने। अब कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं कि कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी? गुप्ता शासक कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करें और जवाब दें, अन्यथा मैं जवाब दे देता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। अब आइए देवपाल। देवपाल का शासन कहां से कहां तक चला था?
750 770 वहाँ 810, 810 से ये चले थे 850 तक। देवपाल के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? ये भी बौद्ध धर्म के ही संरक्षक थे। देवपाल भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक अरब यात्री, ये से प्रश्न बनेंगे, अरब यात्री सुलेमान नाम का एक अरब यात्री था जो भारत आया था, भारत में इनके दरबार में आया था। जैसे हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान नाम का चीनी यात्री आया था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था चीनी यात्री? वैन स्वांग आया था भारत में। उसी तरह से देवपाल के शासनकाल में एक अरब यात्री था जिनका नाम था क्या? सुलेमान, जो भारत आया था देवपाल के शासनकाल में। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, इन्होंने राजधानी को मुंगेर बना दिया, यानी मुंगेर में राजधानी बना दी। तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाला कौन था? मुंगेर को राजधानी, ये बातें समझ में आ रही होगी। देवपाल जो मुंगेर को राजधानी बनाता है और अरब यात्री सुलेमान इसी के समय में भारत आता है। ये प्रश्न बनते हैं कि सुलेमान किसके समय में आया था? अरब यात्री था ये भी याद रखेंगे। कहाँ का था ये अरब यात्री? चीन का नहीं था, फ्रांस का नहीं था, रूस का नहीं था, कहाँ का था? तो ये अरब का था। यहाँ तक याद हो गया। अब देखिए इसके समय का एक महत्वपूर्ण घटना है जो 65वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक शैलेंद्र वंश का शासक था, शैलेंद्र वंश के शासक जिनका नाम था बालपुत्र देव। जिन्होंने दिया होगा उन्हें याद होगा कि क्या प्रश्न बने थे। बालपुत्र देव ने इन्हीं देवपाल से अनुरोध किया था क्योंकि ये नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करने जा रहे थे, है ना। तो बौद्ध विहार के लिए ये इन्होंने कहा था देवपाल से कि हमें 5 गांव दान में दे दीजिए, यानी 5 गांव में जो आमदनी होती है एक साल में वो आमदनी हमें दे दीजिए क्योंकि हम बौद्ध विहार की स्थापना कर सके, यानी हम वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए मठ बना सके, वहां उनकी व्यवस्था कर सके। तो देवपाल ने इनकी अनुरोध को स्वीकार कर लिया, यानी देवपाल ने 5 गांव की आमदनी जो होती थी एक साल में वो सारा कहाँ दे दिया? इस शासक को दे दिया ताकि वहां बौद्ध विहार बनाया जा सके। 5 गांव, ये भी पूछा जाएगा, 5 गांव इन्होंने दान में दे दिए। 5 गांव की आमदनी, या आमदनी मिलेगा या तो पूछेगा सीधा सीधा 5 गांव दान में दे दिए। याद रखिएगा शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध करने पर देवपाल ने बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए। ये बातें याद हो गई होगी। अब याद करते हैं हम लोग अगले शासक को। अगला शासक कौन सा था? ये देवपाल की कहानी हो गई खत्म। यहीं तक बनेगा देवपाल से प्रश्न, है ना। आप यहाँ से पढ़ लेने के बाद एक टेस्ट लगाएंगे। हालांकि मैं क्या करूँगा, टॉपिक जैसे ही खत्म होगा एक टेस्ट इसी पे मैं सेट लगा दूंगा, आप लोग उसे देख लेंगे जैसे हमने संविधान के विभिन्न स्रोत पर लगाया है ना। अब आता है महिपाल, या इसका नाम कहीं कहीं प्रथम मिलेगा। महिपाल प्रथम, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसी को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पहला संस्थापक तो कौन है? पहला तो गोपाल है, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी। लेकिन दूसरा संस्थापक जब पूछेगा तो याद रखेंगे कौन था? महिपाल, जो पाल वंश का दूसरा संस्थापक के नाम से जाना जाता है। गद्दी पर कब बैठा महिपाल ने? गद्दी पर बैठा बेचारा 978 ईस्वी में, और शासन कब तक किया था? 1028 ईस्वी तक, है ना। पाल वंश का दूसरा संस्थापक था। इसी के समय में क्या हुआ था, एक आक्रमण हो गया था राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल, ये क्या था? चोल वंश का एक राजा था, चोल शासक था राजेंद्र, जिन्होंने बंगाल पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। बंगाल पर आक्रमण किया और इसे पराजित कर दिया। ये आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। महिपाल के समय में ही राजेंद्र चोल, जो चोल वंश का शासक था, उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को जीत लिया, साथ ही महिपाल को उन्होंने पराजित कर दिया। ये आप लिख सकते हैं। महिपाल से 3 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल था।
पाल वंश के समय में ही, महिपाल के समय में ही राजेंद्र चोल जो बंगाल पर आक्रमण करता है और बंगाल को जीत लेता है, साथ में महिपाल को पराजित कर देता है। इसी के समय में एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था अतीशा, अतिशबाजी से याद रख लीजिएगा, अतीशा, अतीशा को इन्होंने धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा? तिब्बत भेजा। ये याद रख सकते हैं, महिपाल ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था अतीशा, है ना, अतीशा को तिब्बत में भेजा, अतीशा के नेतृत्व में एक मंडल को भेजा, है ना। तो ये प्रश्न बनेंगे। जैसे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उसी तरह से महिपाल ने एक बौद्ध भिक्षु अतीशा के नेतृत्व में तिब्बत को भेजा। ये कहानी पूरी महिपाल की थी। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा संस्थापक पूछेगा पाल वंश का, तो लगाइएगा क्या? महिपाल प्रथम, है ना। अंतिम का नाम क्या था? रामपाल। अब देखिए, हमारे हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है ना, सबका यही गत्य है। तो राम जो नाम आता है वो शुरू में भी आता है, अंत में भी आता है ना। अंत ही राम है, शुरू भी राम ही है। यहाँ भी पाल वंश का अंतिम कैसे हुआ? राम के नाम के साथ हुआ। रामपाल जो शासन किया था कहाँ, कब से कब तक किया था? 1075 से 1120 तक, है ना। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। हालांकि इसके बाद करीब 30 वर्ष तक और पाल वंश के शासक गद्दी पर बैठे थे, जैसे मदन पाल आता है ना, और तरह के नाम आते हैं जिनसे प्रश्न नहीं बनते। तो और भी गद्दी पर बैठा 30 वर्ष के पश्चात इसके बाद, लेकिन अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो बेचारा यही था, रामपाल। रामपाल के बाद पाल वंश का कोई ऐसा शासक नहीं हो सका जिसके घटनाक्रम को हमें याद रखने की जरूरत है। बस इससे यही प्रश्न याद रखना है कि रामपाल कौन था? अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शैन वंश की स्थापना हो गई। हो क्या गया? रामपाल की जैसे मृत्यु होती है, बंगाल के क्षेत्र पर जीत लेता है, शैन वंश के राजा थे, शैन वंश की स्थापना हो जाती है। कहाँ? बंगाल पर। और ये शैन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। जिन्होंने राढ़ नामक स्थान से शासन करना शुरू किया। तो ये रामपाल की कहानी थी। अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसी के समय बंगाल पर और गया तक, है ना, आक्रमण करके जीत लेता है और शैन वंश की स्थापना हो जाती है। शैन वंश के संस्थापक का नाम है सामंत सेन और ये राढ़ नाम के स्थान से शासन करना शुरू कर देता है। तो ये पूरी कहानी थी पाल वंश पे। डिटेल से ब्रीफ में समझा देता हूँ 2 मिनट में, है ना। पाल वंश की स्थापना कैसे हुई? पाल वंश की स्थापना उस परिस्थिति में हुई थी जब बंगाल में फैल गई थी अराजकता। अराजकता क्यों फैली थी? क्योंकि शासक की मृत्यु हो गई थी, हर्षवर्धन ने उनको मार दिया था, उनकी हत्या हो गई थी आक्रमण करने के पश्चात। हाँ, जैसे ही शासक की मृत्यु होती है, बंगाल में फैली अराजकता को दबाने के लिए कुछ लोग ने गोपाल को राजा के पद पर नियुक्त कर देता है। जैसे ही राजा की गद्दी पर बैठता है गोपाल अपने नाम से एक वंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम है पाल वंश। पाल वंश का पूरा शासन चलता है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत पर। इसके शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत पर शासन करते हैं। पाल वंश की सीमा हमने बताया था बंगाल की खाड़ी से लेकर के कहां तक? दिल्ली तक। और उत्तर और दक्षिण वाली सीमा हमने कहां बताया था? जालंधर से लेकर के विंध्य पर्वत तक, ये हमने बता दिया था। उसके बाद हमने बताया कि पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, जिन्होंने औदंतपुरी महाविहार की स्थापना करी और वास्तविक संस्थापक वही थे, है ना। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 770 में 770 में, है ना, 770 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र बनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं धर्मपाल। धर्मपाल जैसे गद्दी पर बैठते हैं 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक वो शासन करते हैं बंगाल की गद्दी पर बैठ करके, है ना। धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। धर्मपाल ने ही कन्नौज पर आक्रमण करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसी ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाई छेड़ दी। सबसे पहले छेड़ने वाला वही था। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और साथ में
सोमपुर बिहार, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, उनकी स्थापना करवाया। एक बौद्ध मठ था। उसके बाद हमने पढ़ा देवपाल। देवपाल के समय में दो महत्वपूर्ण घटना, पहला तो एक अरब यात्री सुलेमान आया भारत में, वो याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है कि देवपाल के शासन काल में ही, देवपाल के समय में ही एक शैलेंद्र वंश का शासक था बालपुत्र देव, जिसने देवपाल से अनुरोध किया था कि हमें 5 गांव की आमदनी दे दीजिए, 5 गांव दान में दे दीजिए, ताकि हम नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना कर सके। देवपाल ने उनकी आज्ञा, उनके अनुरोध, उनका रिक्वेस्ट मान लिया और वो 5 गांव दान में देने के लिए तैयार हो गए। 65वीं के बीपीएससी पीटी में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है, कि किसके अनुरोध करने पर देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे, तो किसका नाम हो जाएगा? शैलेंद्र वंश का शासक बालपुत्र देव। उसके बाद हमने पढ़ा महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को कहा जाता है पाल वंश का दूसरा संस्थापक। महिपाल के बारे में हमने और क्या क्या पढ़ा था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि महिपाल के समय में ही, है ना, एक राजेंद्र चोल था जिसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ये कहानी हो गई थी, माफ करें। इसके बाद हमने पढ़ा था रामपाल। रामपाल 1075 से 1120 तक शासन करता है, अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। इसके बाद सेन वंश की सत्ता आ जाती है। सेन वंश के संस्थापक होते हैं सामंत सेन, और जो राढ़ नामक स्थान से शासन करना शुरू कर देता है। तो अगला वंश आपका सेन वंश रहेगा, फिर हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार को, और फिर पढ़ेंगे राष्ट्रकूट को, फिर कुछ राजपूत वंश पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे सीधा दिल्ली सल्तनत, है ना। और इस पे हम क्वेश्चन आंसर का सेट लगवाएंगे, है ना। सेट आपको कल तक मिल जाएगा, है ना, तो आप सेट को भी लगा लेंगे ताकि आपको पता चले कि पाल वंश से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट भी करें आप, है ना। कमेंट साथ में जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं, है ना। आपके जो कमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो आपका अधिकार है, आपका हक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। 9th-10th के बच्चे को भी आप जोड़िए, है ना। आपके घर में छोटे बड़े होंगे कोई, और सब्सक्राइब करने के लिए आपका भी दिल से धन्यवाद, आपने सहयोग किया।